हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स का पार्ट जो पढ़ रहे थे हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियोज़ में जो हम देखने जा रहे हैं उससे पहले जो कि 3 वीडियोज़ हम देख चुके हैं। पहले वीडियोज़ में हमने फोर्स के बारे में देखा, दूसरे वीडियोज़ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, तीसरे वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसमें मोमेंटम भी देखा और 1-2 न्यूमेरिकल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। उस पर क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है, एग्जांपल्स हैं, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो बस आप रेडी हो जाइए, ध्यान बाकी चीज़ों से हटा लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आसान है, फिर भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ों को जो डिस्टर्बेंस हैं उनको अवॉइड करिए, उनको दरकिनार करिए और पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आसान चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं। टफ तो जो चीज़ें हैं वो तो नहीं ही आएंगी, लेकिन अगर आसान है फिर भी नहीं आएंगी अगर हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं है तो कंसंट्रेट हो जाइए। और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन महाराज का जो थर्ड लॉ है मोशन के लिए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे इसके। तो अगर हम एक स्केटिंग देखा होगा आपने, जो पहिए पैर में लग जाते हैं उससे लोग स्केटिंग करते हैं, स्लाइड करते हैं, सरकते हैं। तो अगर आप एक स्केटिंग पहन लिए हैं दोनों पैरों में और आप जाकर अगर आप दीवार को पुश करें, धक्का दें दीवार को, तो दीवार भी आपको क्या करेगी, पुश करेगी और आप पीछे की ओर मूव कर जाएंगे। अगर आप दीवार को आप फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करें, पुश करें, तो आप पीछे की ओर मूव कर जाते हैं अगर आपके पास स्केटिंग है तो। यानी अगर आपने फोर्स लगाया वॉल पे तो आप पीछे मूव किए। ऐसा कैसा हुआ? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉल ने भी क्या किया, आप पे फोर्स लगाया और उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाया जितने कि आपने वॉल पे लगाया। उसी तरह से अगर आप देखें कि स्प्रिंग अगर ले लें, आप स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें, खींचें, तो और जैसे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग उतनी ही दूर चली जाएगी। तो जो फोर्स उसने इधर खींचा आपने, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा, सेम मैग्नीट्यूड का, बस अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम होता है। तो न्यूटन ने यही लॉ दिया। या फिर अगर उससे पहले एक और देखें, गाय को खींचने का, या फिर किसी जानवर को खींच रहे हैं आप काफ़ी तेज़ी से, तो गाय भी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं जाना चाहती है, तो जिससे कि उतना ही फोर्स वो भी लगाती है। और जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो वो गाय मूव नहीं करती है। अगर आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो आप गाय खींच ले जाएंगे, अगर गाय का फोर्स ज़्यादा है तो गाय आपको खींच ले जाएगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही स्टेट करता है इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पे कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाती है इन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये सपोज कर लीजिए कि कोई लड़का है, फिगर नहीं बनाने आता अच्छे से, लेकिन फिर भी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। इसका हाथ बना लीजिएगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वॉल है, उसको फोर्स लगा रहा है और फोर्स कितने का है, 5 न्यूटन का। ये लड़का इस दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये दीवार भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। डिफरेंस क्या है कि इसका डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की, जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। यानी न्यूटन्स लॉ ये स्टेट करता है कि इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल आल्सो अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अस इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पे फोर्स अप्लाई करता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए जो लड़का लगा रहा है फोर्स, इसको अगर हम कहें एक्शन, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं और उसके बदले ये हो रहा है, तो ये क्या है,
रिएक्शन। ये लड़का काम कर रहा है तो ये एक्शन है, और ये अपोजिट में उसके बदले हो रहा है रिएक्शन। जैसे कहते हैं ना दवा रिएक्शन कर गया, उसका उल्टा प्रभाव, तो ये उल्टा प्रभाव है। जो दीवार लड़के पर फोर्स लगा रही है तो ये क्या है, रिएक्शन है। तो इसी तरह से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग और भी स्टेट कर सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, बस क्या उसमें डिफरेंस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर ये फोर्स लगा रहा है एफ, तो ये भी फोर्स एफ ही होगा, बस ये क्या होगा, ये माइनस एफ है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाने की वजह से बस मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा, बाकी जो वैल्यू है वो सेम है। अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, बस ये क्या है, -5 न्यूटन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, बस यही सिंबल जो है उसका नेगेटिव सिंबल बस यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हैवी ऑब्जेक्ट अर्थ पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप इधर की ओर जब अगर फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर फोर्स, और ये नहीं मूव कर पा रहा है, नहीं मूव कर रहा है, यानी इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है एफ, और क्या होगा उसकी वैल्यू सेम अमाउंट होगी, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इधर से भी लग रहा है। ऐसे इसमें इसको अगर एक्शन कहेंगे तो ये रिएक्शन है। तो इस केस में यहाँ पे जो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मूव नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऐसे ही अर्थ की ओर इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से जब इधर नीचे की ओर फोर्स लगा तो इसी का एक रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, रिएक्शन इसका, जिसको हम लोग बायोंड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, अपोजिट टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के जो अपोजिट फोर्स लगती है उसको नॉर्मल फोर्स, लिक्विड केस में बायोंड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ये सब भी बोले जाते हैं। तो अगर ये कहीं पे भी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब चारों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर है, और ऐसे केस में एक ऐसा फोर्स कहलाएगा बैलेंस फोर्स, क्योंकि सारे फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जा रहे हैं, और जब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो वो फोर्स क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरह का मोशन होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर आगे की ओर मूव कर रही है, यानी ये जो फोर्स है वो ज़्यादा है, वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, ओवरकम कर पा रहा है, तोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर मूव कर पा रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स कुछ भी हैं, और एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे हाउ डू वी वॉक, कैसे हम चलते हैं, या दूसरा हाउ डू वी स्विम, हाउ डू वी स्विम, फ्लाइंग ऑफ एयर या जेट एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, बैलून्स, जो बैलून्स उड़ जाते हैं, केस ऑफ रिक्वाइल ऑफ गन, गन जो रिक्वाइल करती है, केस ऑफ हॉर्स पाइप, केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जनरली डेज में हमको देखने को मिलता है, या फिर ऐसे भी एक और ले लें, द केस ऑफ बोट एंड शिप। इन सभी जगहों पे हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने को मिलता है। अब एक एक को हम लोग एक्सप्लेन कर लें कि देख लें कहाँ पे कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। तो पहला जो हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। तो जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर है वो क्या करता है, पीछे की ओर अर्थ पे फोर्स लगाता है, वो क्या करता है, अर्थ को पुश करता है,
पीछे की ओर। जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर पीछे की तरफ होता है, जब हम चलते हैं, जैसे ये हमारे अगर 2 पैर हैं तो जब हम चलते हैं तो ये जो पैर होता है पीछे वाला वो अर्थ को पुश करता है ऐसे, और ये पैर आगे की ओर बढ़ता है। तो जब ये पैर पुश करता है अर्थ को पीछे की तरफ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार अर्थ भी क्या करती है, हमें हमारे शरीर को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग दूसरे पैर से फिर पुश करते हैं अर्थ को पीछे की तरफ, फिर अर्थ हमें आगे की तरफ फॉरवर्डली मूव कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे चलते जाते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर जो अर्थ है वहीं पे अगर कहीं फ्रिक्शन कम है, जैसे आइस लगा हुआ है या बनाने का छिलका गिर गया हुआ है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो जब हम चलेंगे तो जो फोर्स लगेगा पीछे की ओर पुश करेंगे वो कम हो जाएगा और फिर हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। या फिर आइस है या फिर आयली पार्ट है कहीं पे जहाँ पे फ्रिक्शन कम है, तो उस केस में मूवमेंट जो होता है वो हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम होने की वजह से वहाँ पे हमारा मूवमेंट होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों फोर्स जो होते हैं वो बराबर नहीं हो पाते हैं। जितना फोर्स हम लगाते हैं वो फोर्स जो होता है कम होता है और आगे की फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हाउ डू वी स्विम, हम लोग तैरते कैसे हैं। तो जब भी कोई तैरता है तो आपने देखा होगा कि जो तैराकर होता है, स्विमर जो होता है, वो अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धक्का देता है। ऐसे ही तो लोग तैरते हैं, पानी को पीछे की ओर पुश करते हैं, और जैसे ही पानी को हम लोग पुश करते हैं तो पानी हमारे शरीर को आगे की तरफ धकेलती है, आगे की तरफ ढकेलती है। वही क्या है, रिएक्शन फोर्स, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे भी लग रहा है। हम लोग पानी को पीछे की ओर और पानी हमें आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन, रॉकेट्स आर बैलून। जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसमें हॉट गैसेज होती हैं, जब वो जलती हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी हाई स्पीड से वो ऊपर की ओर गैस रिलीज होती है। गैस जो रिलीज होती है काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर जाती है, और वही जब नीचे जाती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से जो जेट एरोप्लेन है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। या फिर बैलून का आप एग्जांपल सबसे आसानी से देख सकते हैं कि बैलून में अगर आप एयर फिल कर दिए, इन्फ्लेट कर दिए, उसके बाद जैसे आप छोड़ेंगे, अगर इस उल्टा करके आपने ऐसे छोड़ा तो नीचे की तरफ हवा जाएगी और बैलून क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहा है, एक्शन रिएक्शन लग रहा है। द केस ऑफ रिक्वायरिंग गन, जैसे आप गन को शूट करते हैं, गोली मारते हैं जब, तो क्या होती है, जब हम फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं तो पीछे की तरफ जो व्यक्ति, जो गनमैन होता है, उसके कंधे पे काफ़ी जोर से झटका लगता है, जर्क जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग पढ़े थे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, मास के अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, यानी किसी हैवी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, लेकिन अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो जो अगर आप गोली छोड़ रहे हैं बंदूक से, तो गोली का मास कम है और बंदूक की मास ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन इसीलिए गोली में ज़्यादा होता है और वो दूर तक जाती है, जबकि गन जो है थोड़ा सा झटका खाकर पीछे की ओर आती है, जिसको हम लोग रिकॉइल या जर्क कहते हैं, जिसकी वजह से अगर जो गनमैन है अगर वो ताकतवर नहीं है तो उसको चोट भी लग सकती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ इतना तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा कि गनमैन को चोट भी लग सकती है, यानी कंधे पर उसको काफ़ी ज़्यादा जोर भी पड़ता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी आपको देखने हैं जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। केस ऑफ हॉस पाइप यानी जिससे काफ़ी प्रेशर से जो आग बुझाने वाली फायरमैन वाली पाइप आती है, तो जो फायर वाली पाइप होती है वो काफ़ी प्रेशर से पानी उसमें से निकलती है, काफ़ी फोर्स उसमें ज़्यादा होगा, तो जब फोर्स ज़्यादा होता है तो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का भी देगा। तो जो फायरमैन होता है उसको पाइप काफ़ी तेज़ी से पकड़ना पड़ता है, अगर वो तेज़ी से नहीं पकड़ा तो पाइप पीछे की ओर छूट जाएगी उससे, तो वहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन लगता है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जो हॉर्स है वो कार्ट को खींच रहा है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इक्का, गाड़ी जो घोड़ा खींचता है, तो वहाँ पे भी यही है। द केस ऑफ बोट एंड शिप, ये तो काफ़ी आपने देखा होगा कि अगर किसी नाव से आप उतर रहे हैं तो आप जैसे ही पैर आगे की ओर अपना बढ़ाते हैं तो दूसरे पैर से पीछे नाव की क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से पीछे की ओर जाती है और आप आगे की ओर आ जाते हैं। अगर संभल नहीं रहे हैं तो आप गिर भी जाएंगे। और जब नाव चलाई जाती है तो क्या होती है, पानी को पीछे की ओर धक्का दिया जाता है, जब पीछे की ओर धक्का जाता है तो नाव आगे की ओर जाती है, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होता है। तो हर एक केस में आप देख पा रहे हैं जो भी एग्जाम्पल्स हमने लिखा इन सभी में क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है। तो डेली लाइफ में हमारे एक्शन और रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले करता है।
क्योंकि हमको मूव करना ही करना है डेली लाइफ में, बिना चले तो कोई हम काम कर नहीं सकते हैं, तो उसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन लगता है। अब इसके बाद जो हमें देखना है जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप पहले की क्लासेज में या टॉपिक्स में पढ़ चुके होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से जो मोमेंटम है वो भी नहीं क्रिएट की जा सकती है और नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यानी बिफोर कोलिजन, जैसे अगर एक ट्रक है और एक कार है, दो हैं, ट्रक जो है उसकी स्पीड शुरू में u1 है और बाद में u2 हो जाती है, और जो कार है उसकी स्पीड शुरू में इसका u1 है और बाद में v1 है, इसका u2 है और बाद में v2 है। ठीक है, शुरू में जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, अगर इसका मास m है और इसका m1 है और इसका m2 है, तो इसका मोमेंटम पहले कितना होगा m1 u1 और बाद में कितना होगा m1 v1, तो टोटल इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m1 v1 हो जाएगा। उसी तरह से जो कार का अगर हम लोग मोमेंटम देखें तो वो क्या होगा m2 u2 प्लस m2 v2, ये शुरू में एक मतलब टोटल का जो मोमेंटम है, या फिर अगर दोनों का एक साथ कहें तो बिफोर कोलिजन, जैसे मान लीजिए एक कार है और एक ट्रक है, तो ट्रक का मोमेंटम m1 u1 है और कार का मोमेंटम m2 u2 है। ठीक, शुरू में इनका मोमेंटम m1 u1 और उसका m2 u2 है, और बाद में आफ्टर कोलिजन इसका हो जाएगा m1 v1 और इसका m2 v2। तो ये लॉ ये कहता है कि इन दोनों का जो बिफोर कोलिजन है मोमेंटम टोटल और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल होगा। इसी को भी हम लोग देख लेंगे प्रूफ करके कि कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि जैसे एक कार है और एक ट्रक है, ये u1 स्पीड से चल रही है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, v1 स्पीड से u2 स्पीड से चल रही है। दोनों आकर दोनों लड़ गए, जैसे लड़े तो एक दूसरे का मोमेंटम दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, कार का थोड़ा सा ट्रक में और ट्रक का कार में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, फिर भी जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर ही होगा। कोलिजन से पहले दोनों का जो मोमेंटम है और कोलिजन के बाद जो दोनों का मोमेंटम है वो सेम रहेगा, बस यही होगा कि एक का दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, बस वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। ट्रक का मोमेंट, अगर ट्रक हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो जैसे ही वो ट्रक कार से लड़ेगी तो कार क्या होगी, काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाएगी, यानी उसका मोमेंटम, ट्रक का मोमेंटम क्या हो गया, कार में ट्रांसफर होगा। लेकिन जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों का सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रक का मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और ये ट्रक का, और कार का सपोज कर लीजिए 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है बिफोर कोलिजन, यानी टोटल इसमें कितना है 7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन बस यही हो जाएगा कि ट्रक का कुछ मोमेंटम कम हो जाएगा, जैसे अगर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया और कार का हो जाएगा आपका तब 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी इसमें भी टोटल क्या होगा 7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी टोटल कोलिजन जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी कोलिजन कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स। ये हमने यहाँ पे लिखा। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें कैसे पता चला कि कैसे ये वैल्यू सेम आती है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज करिए कि जो कार है वो F1 फोर्स, कार जो है वो F1 फोर्स ट्रक पे लगा रही है, ट्रक पे, तो ट्रक का फोर्स क्या हो जाएगा
इसमें पहले एक्सेलरेशन अगर लें तो एक्सेलरेशन a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बाई टी, टाइम t अगर ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो फोर्स m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसी तरह से अगर ट्रक का हम लें कार पे, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v1 माइनस u1 अपान टी होगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा, F2 m1 इंटू v1 माइनस u1 अपान टी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दोनों का जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यही स्टेट करता है कि एक्शन रिएक्शन यानी F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, बस डिफरेंस कितने का होगा, माइनस साइन का, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दें, m2 v2 माइनस u2 बाई टी इक्वल्स टू m1 v1 माइनस u1 बाई टी, टी से टी कट गया, m2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक, अब क्या करें हम, m1 u1 को इधर लेते आए तो m1 कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक मिनट, नहीं ठीक है, चलिए m2 इधर है m2 v2, ठीक, और इधर से हम लेते आए m1 u1, तो प्लस में हो जाएगा, इधर m1 v1 है और इधर से माइनस m2 u2 आएगा तो प्लस हो जाएगा m2 u2। ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स सेम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए m1 u1 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे ट्रांसफर करके। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो यही जो है, यही है जो टोटल मोमेंटम, इधर और इधर का मोमेंटम सेम, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम दोनों केस में क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अब इसी पे कई तरह के हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं, अब न्यूमेरिकल्स देखने हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे ताकि हम लोग इस पे अच्छे से क्वेश्चंस को देख सकें। जैसे यहाँ पे हमारा एक साइन का छूट गया था, ये जो माइनस है वो यहाँ पे रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका नहीं आके ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन को आप इरेज कर लीजिएगा। अब ये आपका हो गया, ये जो था आपका टोटल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ था। तो हमने इस चैप्टर को थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखना है इसका न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग वीडियोज़ इसके बाद देखेंगे जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से सभी तरह के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो हमने आपको बोला था कि हम ट्रिक बताएंगे कि लॉज ऑफ मोशन कैसे याद करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है, अगर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जैसे कि सपोज करिए कि ये गाय है, गाय जब तक बंधी है तो बंधी ही रहेगी, अगर गाय खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी जब तक कोई उसको मारकर भगाए ना।
या फिर भाग रही है तो तब तक भागती रहेगी जब तक कोई उसको पकड़कर खींचे ना। यही क्या है, पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का। अगर कोई गाय है तो बंधी है तो बंधी ही रहेगी, भाग रही तो भागती ही रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए आप, यानी आप उसको मारे, तो गाय क्या करती है, चिल्लाती है। कैसे, माँ। यानी जैसे हमने फोर्स लगाया काऊ पे, पहला तो काऊ जो थी, काऊ का स्टेट अगर भाग रही है तो भागती रहेगी, यही हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। दूसरा, जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया, एफ, फोर्स यानी एफ, तो गाय क्या करेगी, चिल्लाएगी माँ। माँ यानी एम ए, यही हमारा सेकेंड लॉ हो गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर थर्ड लॉ, जैसे आप गाय को मारेंगे तो गैया छोड़ेगी क्या, वो भी पीछे से लॉ से मारेगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने उसको ऐसे मारा तो गाय पीछे से पैर से अपने मारेगी, वही क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन का लॉ, यानी थर्ड लॉ। तो यही ट्रिक था छोटा सा, जिससे आप न्यूटन्स के लॉ को हंसी मजाक में आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर गाय है तो जिस तरह से है वो उसी तरह से रहेगी जब तक कि आप उस पर फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। उसे गाय को मारना नहीं चाहिए। किसी भी निर्जीव जंतु को, निर्जीव क्या वो मतलब जंतु है एक, तो इन पे हमें दया करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो ये तो बस लॉ है मजाक का कि अगर आपने जब तक उसको मारा नहीं तो वो ऐसे ही रहेगी जैसे थी। जैसे मारा तो क्या कहेगी, माँ। फोर्स लगा तो क्या कहेगी, माँ। और जैसे आपने मारा तो अभी छोड़ेगी थोड़ी ना, पीछे लात मारेगी काफ़ी तेज़ी से। अगर नहीं बचे तो मुंह का दशा बिगड़ जाएगा। दांत जो 32 के है उसकी जगह पर 36 दांत बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ दांत टूट भी तो जाएंगे। तो ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियोज़ अगर नहीं आपने देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए उसको अच्छे से, थ्योरीज काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। फिर अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे आगे की वीडियोज़ में। अगर आपने सरप्राइज गिफ्ट वाला वीडियोज़ देखा है तो उस पर वर्क करिए, क्योंकि जल्दी उसका अनाउंसमेंट होना है। तो जो भी उसमें लक्की होगा उसको प्राइज़ मिलने वाला है। अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है, और अच्छे से करिए उसको, क्योंकि हम लोग का चैनल जो है जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाए, यही हमारा कोशिश है और आप सब लोगों का भी कोशिश है। और आप लोगों में से बहुत लोग एफर्ट लगा भी रहे हैं, तो सबका नाम रिवील करेंगे जो जो मेहनत इसमें कर रहा है। और जो कुछ लोगों को अगर हम बुला सकते हैं उन लोगों को, कुछ लोगों को बुलाएंगे भी। तो अगर आप भी उसमें हैं तो रेडी रहिएगा आने के लिए। एक वीडियो स्पेशल आएगी, उसमें जब सभी लोगों को हम लोग बुलाएंगे और एक वीडियो उसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन लोग, जो एक छोटा सा स्टाफ हम लोगों का है टैलेंट हंट क्लासेस का, उसमें लोगों को हम लोग बुलाएंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पहले सरप्राइज गिफ्ट का जो रूल है उसको फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम लोग का चैनल जल्दी 1000 फैमिली का हो जाए। जो पहला हम लोग का माइलस्टोन है वो वही है 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसा एक हब बनाएं टैलेंट हंट क्लास को, जिस पे किसी भी तरह का एजुकेशन हम लोग आसानी से सबको दे सकें। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग का फैमिली ये बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो और सब्जेक्ट्स के टीचर्स को भी हम लोग लाएंगे इसमें, और फ्री एजुकेशन होगी कभी, ताकि हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को आसानी से किसी भी तरह का डाउट इस पर सॉल्व किया जा सके। उनके किसी भी तरह से पढ़ाई की जुड़ी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनका हेल्प किया जा सके। आगे हम लोग ऐसे भी करेंगे कि अगर कोई वीक स्टूडेंट्स है, पुअर स्टूडेंट्स है फैमिली इकोनॉमिकली, तो उनको हम लोग अगर बुक भी देने की ज़रूरत पड़े तो बुक कॉपी भी अवेल कराएंगे और एजुकेशन हम लोग दिलाएंगे। मतलब पूरी तरह से हमारा एक मकसद है कि हम एक एजुकेशन को, एक टैलेंट हंट क्लास को एक एजुकेशनल हब बनाएं और लोगों को एजुकेशन अच्छे से दें और फ्री ऑफ कॉस्ट दें। बस इसमें आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोग हेल्प करते रहिए जैसे कि आप कर रहे हैं अभी भी। अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।